अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तानी टीम की क्राइस्टचर्च में जारी टेस्ट एक्शन की, जहां पहले रोज कौमी टीम 297 रन पर आउट हो गई। अजहर अली ने 93 रन बनाए, नर्वस 90s का शिकार हुए, जबकि मोहम्मद रिजवान जो कप्तान भी है विकेट कीपर 61 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि फहीम अशरफ जो है वो 48 रन जोड़ने में कामयाब रहे। एक रिपोर्ट देखते हैं, जब रिपोर्ट से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अकरम। उनसे इस पर भी बात करेंगे और ये भी उनसे जानेंगे कि वो चीफ सेलेक्टर बन रहे थे, फिर क्या हुआ कि वो चीफ सेलेक्टर नहीं बन सके। यकीनी तौर पे पहले दिन के खेल की तमाम कहानी आपको इस रिपोर्ट में समझ आ गई होगी। मोहम्मद अकरम को वेलकम करते हैं अपने शो में, लेकिन इससे पहले कि हम मैच पर बात करें उनसे एक सवाल जानना चाहेंगे, उसका जवाब जो हर कोई पूछना चाह रहा था, हमें ये मौका मिल गया है। अकरम भाई, पहले ये बताइएगा कि ज़ल्मी में आपका सफ़र आउटस्टैंडिंग जा रहा है, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप मुख्तलिफ रोल्स जो है वो अदा कर चुके हैं, कोचिंग में भी आप नजर आते रहे, चीफ सेलेक्टर बन रहे थे और यकीनी तौर पर बन रहे थे, फिर क्या हुआ, आप चीफ सेलेक्टर नजर नहीं आ रहे? अस्सलाम वालेकुम शुएब। मेरा हाल है ये मेन्यू में मैं सोच रहा था कि शायद शामिल नहीं होगी ये बात, आप क्रिकेट पे बात करोगे पाकिस्तान टीम के आज की परफॉर्मेंस। चलिए स्टार्टर के तौर पे इसको ले लें, फिर मेन कोर्स में हम टेस्ट टीम को ले आएंगे। चलें इसको स्टार्टर पे ले लें। ऐसा है कि बात जरूर हो रही थी, लेकिन मेरा हाल आपसे भी कई दफा मेरी बात हुई, तो किसी मौके पे भी ऐसा नहीं मैंने कहा कि मेरी बात कंफर्म हो गई और फाइनल हो गई है। कुछ चीज़ें थी जो हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, चेयरमैन साहब से, सीईओ से या बाकी जो स्टेक होल्डर्स से, उनसे बातें डिस्कस हो रही थी। जो रुकावट बीच में आई वो मेरा हाल यही है कि कुछ चीज़ें आप अपनी मर्जी से चाहते हो कि अगर मैं चीफ सेलेक्टर बनूं तो किसी चीज़ का अगर मैं जवाब दे हूं तो उसके डिसीजन मुझे करने की पूरी वो इजाज़त होनी चाहिए। तो उस पर थोड़े से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे, बट अगेन मैं पीसीबी का भी शुक्रगुजार हूँ, सारे लोगों का जिन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया उन सब का शुक्रगुजार हूँ। ओहदे आते जाते रहते हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। नए आने वाले चीफ सेलेक्टर को मैं मुबारक भी देता हूँ और उनको बेस्ट विशेस भी देता हूँ कि अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करें। कई दफ़ा आपकी डिस्कशन होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये जो जर्नीज होते हैं ये हम खुद नहीं डिसाइड करते। कुछ चीज़ें आपका रिज़्क अल्लाह ने कहाँ कहाँ लिखा होता है, आप वहाँ पहुँच जाते हो। बिल्कुल अकरम भाई, आप सही कह रहे हैं। एक बात जो है वो मैं सबको बताता चलूँ, आपने जिस तरह कहा, आपने वाकई किसी मौके पे भी नहीं कहा कि आप चीफ सेलेक्टर बन रहे हैं या ये बात कंफर्म हो गई है, लेकिन ये खबर मैंने ही दी थी और क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने जो है वो हमें यही बताया था कि मामला बिल्कुल फाइनल हो गए हैं। वो तो आखिरी मौके पे मामला में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि शायद पैसों पे बात नहीं बनी, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मेरी नॉलेज है, शायद बात कमेटी के तरीक़ेकार पे थी। आप चाहते थे कि आज़ाद कमेटी हो, आई मीन कि वो लोग ना हो जो रीजनल कोचेज भी हैं वो सिलेक्टर ना हो, बल्कि आज़ाद सिलेक्शन कमेटी हो और वो ये सिलेक्शन प्रोसेस करे। क्या वाकई ये असल मामला था या पैसों की वजह से नहीं हो सका? फिर हम क्रिकेट पे वापस आ जाएंगे, अगर आप जवाब देना चाहें तो। शुएब बड़ा सिंपल है, नहीं पैसों का कोई इशू नहीं था। पीसीबी जितनी भी मेरी वो ज़रूरियात थी उनको मीट कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ ये जो मामलात थे कोचेज वाले, सिलेक्शन वाले, मेरा हाल इसी पे ही डेडलॉक था कि मेरी अपनी एक जो राय थी वो यही थी कि मैं खुद एक 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर रह चुका हूँ 2014 में, तो उसमें डिसीजन करने थोड़े से मुश्किल होते थे जब बड़ी सिलेक्शन कमेटी बन जाती थी। तो जितनी छोटी सिलेक्शन कमेटी होगी, क्योंकि आपने कंसल्ट करना होता है टीम कैप्टन के साथ, हेड कोच के साथ, इनके साथ मिलके बनाना होता है, तो वो सबको ऑलवेज राजी करके चलना मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो रीजनल हेड कोचेस भी हैं, तो मुझे उसमें पर्सनली थोड़ी सी वो हो रही थी कि यार ये माहौल अच्छा नहीं रह सकता। तो जो मैंने उनको बताया, ऑब्वियसली उन लोगों ने 1 साल पहले ये डिसीजन लिया था और वो रिवर्ट नहीं करना चाहते थे। उस पर भी मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने अपने डिसीजन को बैक किया और अल्लाह करे उनके लिए सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, जिस वजह से मैंने उनसे माजरत की। चलिए ठीक है मोहम्मद अकरम भाई, आपके साथ जो है हम वापस मेन कोर्स पे आ जाते हैं, यानी कि क्रिकेट पे। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान की ओवरऑल अब तक की न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस है? फिर हम क्राइस्टचर्च को भी डिस्कस कर लेंगे। पहले अगर हम T20 को डिस्कस करें, उससे पहले क्वारंटाइन था और मोहम्मद हफीज ने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो माहौल ऐसा था जैसे कैद हो
और उस कैद के बाद खिलाड़ियों के लिए कमबैक करना मुश्किल था। इसी वजह से हम जो है वो T20 में रिजल्ट जो हैं वो शायद उतने अच्छे नहीं आए। अगर हम फ्रेश होते तो नताइज बहुत बेहतर आ सकते थे। क्या कहेंगे, क्वारंटाइन और फिर T20 की परफॉर्मेंस उसके बाद टेस्ट में आ जाएंगे वापस? देखो शोएब, पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इन हालात में भी क्रिकेट हो रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यस, क्वारंटाइन मुश्किल थी। 10-15 दिन अपने कमरे में बंद रहना आसान नहीं होता, स्पेशली ये जो सुपरस्टार्स हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, और ऑन टूर पे शाम को लड़कों ने इकट्ठा बैठना होता है, वो भी इनसे वो सहूलत ले ली गई थी। तो मुश्किल तो थी, लेकिन ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल इनफ कि उन्होंने वापस आना है ग्राउंड में। और ये वो काम है जो सारी ज़िंदगी प्लेयर ने किया है। जब वो 12-14 साल का था उस वक्त शुरू किया, तो वो 14 दिनों में हमने भूल नहीं जाना। 2-4 प्रैक्टिस सेशन में आप फिर रेडी होते हो टू गो। परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में मेरा हाल है, हम एक्सपेक्ट कभी भी ये नहीं कर रहे थे कि ये जाके वहाँ पे कोई क्लीन स्वीप कर देंगे। हमें पता था, वहाँ पहले भी हम बहुत बड़ी बड़ी टीमों के साथ भी गए हैं। हालात मुश्किल होते हैं, कंडीशंस मुश्किल होती हैं, अडेप्ट करना पड़ता है। ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। थोड़ा सा मेरा हाल है मिसबा के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं इस टूर पे। बड़े अरसे बाद इस तरह का आपका टूर हुआ, तो होप हमें छोड़नी नहीं चाहिए। टैलेंट आपके पास एक पूल मौजूद है, इसको कितना अच्छा यूटिलाइज हम आगे कर सकते हैं। आपके आगे 3 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए ये ज़रूरी था। ये एज ए कोच या एज ए मैनेजर आप ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर मैच जीतो, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि उसमें से कितने पॉजिटिव्स लेके आप आगे जा रहे हो, क्योंकि गोल आपका मिशन जो है वो बड़ा है। आप वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हो, तो ये इनको तजर्बे तो करने ही थे और करने भी चाहिए। गलतियों से सीखना चाहिए और आगे चलना चाहिए। अकरम भाई, कमिंग बैक टू टेस्ट मैच, आई थिंक जी बोलिए। मैं टेस्ट पे आ रहा हूँ कि अगर हम टेस्ट की बात कर लें, ठीक है हमने व्हाइट बॉल से सीख लिया जो सीखना था। रेड बॉल तो हम खेल भी रहे हैं, लेकिन जब हम अवे जा रहे हैं मुश्किल का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो। अब यहाँ पे देखें हमारे ओपनर्स वो फ्लॉप हो रहे हैं। टॉप ऑर्डर में अगर आज अजहर अली की परफॉर्मेंस को साइड करें तो टॉप ऑर्डर भी जो है वो नाकाम हो रही है। शान मसूद देखें कितने बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं। आबिद अली तो क्वाद पे पूरा नहीं उतर रहे। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? हारिस सोहेल को मुसलसल हम मौके दे रहे हैं और कितने तजर्बे करने हैं हमने हारिस सोहेल के साथ? देखो शोएब, एक जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई कि आपका जो कप्तान है वो इंजर्ड हो गया। इस वक्त जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है, उस पर आप बड़ा रिलाई कर रहे थे पिछली सीरीज में भी, इसमें भी। अचानक से उसका इंजर्ड होना ओवरऑल इस सीरीज पे उसका बहुत असर पड़ा है और मैनेजमेंट भी इस चीज़ के लिए एग्जैक्टली वो रेडी नहीं लगी। टॉप ऑर्डर की आपने जैसे बात की, पहले टेस्ट मैच में भी दूसरे टेस्ट मैच में भी हमें फ़र्क पड़ा है। इमाम की इंजरी से भी फ़र्क पड़ा है। यही चीज़ें सीखनी है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इन फॉर्म लड़के हैं वो चाहे जूनियर है या सीनियर, उनको खेलना चाहिए। अभी पाकिस्तान क्रिकेट में 2 इन फॉर्म लड़के थे और दोनों ने रन्स किए, और वो एक्चुअली उनको ये फॉर्मेट सूट भी करता है। क्योंकि अगर अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से वो एक 50 ओवर या टेस्ट मैच क्रिकेट का प्लेयर था जिसको आपने T20 खिला दिया। और इसी तरह इन फॉर्म लड़का आप एक 7 टूर पे उधर मौजूद है, हुसैन तलत, उसको आपने नहीं खिलाया। मेरे हिसाब से कोई किसी का वो परमानेंट नंबर या वो नहीं होता स्पॉट टीम में। जो इन फॉर्म है, ए टीम और बी टीम पाकिस्तान टीम और ए टीम का साथ साथ सफर करने का मकसद ये होता है कि उस वक्त जो इन फॉर्म लड़का है उसको खिला दिया जाए। उसको साथ टूर करा के जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा उस वक्त खिलाओगे तो वो उसके लिए भी नुकसान होगा और मुल्क के लिए भी नुकसान होगा। बिल्कुल तो अकरम भाई, आप सही कह रहे हैं। टॉप ऑर्डर पे मेरे हिसाब से टेस्ट टीम में आपके अगर आपका बाबर आजम इंजर्ड हुआ था तो अब्दुल्ला शफीक को बी टेस्ट टीम का हिस्सा होना चाहिए था। यंगस्टर था, उसको चांस देते, टेक्निकली करेक्ट लगता है। इसी तरह हुसैन तलत रन्स करके गया हुआ है, उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था। तो मैंने जैसे कहा कि ये परमानेंट स्पॉट नहीं होता, जो रन्स करेगा वो खेलेगा। ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, वो किसी की भी अजारादारी उस पर उस तरह नहीं होती
कि ये मेरा परमानेंट स्पॉट है। जो अच्छा कर रहा है वो आना चाहिए और इनको नए बॉल से खेलने के लिए काम करना पड़ेगा। हम जब भी बाहर गए, जब भी उन मुल्कों में जाते हैं तो नया बॉल खेलने में प्रॉब्लम आती है। वी आर लकी कि आपका जो कप्तान है रिजवान, वो इन फॉर्म है। अजहर अली लड़ रहा है, आउट ऑफ फॉर्म था पहले, लेकिन उसने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली। और फवाद आलम ने पिछले मैच में जिस तरह किया, वो भी एक मिसाल थी कि वो इन फॉर्म है, उसको आप ले गए। आज मैंने देखा उसको बॉल ही इतना अच्छा हो गया था कि उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल था। चाहे वो फवाद आलम हो, कोई भी हो, जब वो इन फॉर्म है तो उसको खिला दो। तो इन्होंने 2 इन फॉर्म लड़के मेरे हिसाब से जो टीम में होने चाहिए थे उनको नहीं खिलाया। अकरम भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप लड़ने वालों का भी जिक्र कर रहे हैं और हम लगे हाथों जो है वो गिरने वालों का भी जिक्र कर देते हैं। न्यूजीलैंड में 3 इनिंग शान मसूद 3 की औसत से सिर्फ 10 रन बना सके, वो किस तरह आउट होते रहे। अकरम भाई क्या कहेंगे, एक तरफ तो हमारे ओपनर्स जो है वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, उसके बावजूद हम उन्हें मौका दिए जा रहे हैं और बार बार खिलाए जा रहे हैं। हत्ता के गुज़िश्ता दिनों तो ये बातें होने लग गई थी कि शान मसूद को कप्तान बना दिया जाए। हालांकि उस पे पहले भी अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं। दूसरी जानिब हमारे जो रेगुलर ओपनर्स हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। समी असलम की आप एग्जाम्पल ले लें कि वो अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं पाकिस्तान छोड़ के। शोएब, इस पे देखो, किसी पे पर्सनल वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल एक जो क्राइटेरिया है इनको वो बनाना पड़ेगा। अभी ये जो शान मसूद का बल्ला बाहर निकल रहा है, ये चीजें, ये बेसिकली एक लंबी क्रिकेट का प्लेयर है। इसी तरह आप बाकी जो 2-3 लड़के देखो, उनके बल्ले जो निकले, कि ये आपको व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट को सेपरेट करना पड़ेगा। ये इस साल खेलते रहे हैं T20 क्रिकेट, उसमें हर बॉल पे आपको अटैक करना पड़ता है। तो वो आदत जो है वो आपकी मसल मेमोरी उस तरह डेवलप हो गई होती है कि उस एरिया में आया, आप कितना रेजिस्ट करोगे, कुछ थोड़ी देर बाद वो बल्ला निकलेगा। आपके जो टॉप 4 बैट्समैन हैं जो टेस्ट के हैं, उनकी बेशक फीस बढ़ाओ, उनकी जो भी कुछ करना है उनको T20 क्रिकेट से हटा के सिर्फ टेस्ट मैच के लिए आप तैयार करें। ये अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसा होता रहेगा। क्योंकि मैं बैठा हुआ मैचेस देख रहा था और एक आइडिया हो जाता है कि इतनी देर के बाद इसने कोशिश करनी होती है कि थर्ड मैन की तरफ गाइड करूं। अब टेस्ट मैच में तो 4 स्लिपें खड़ी होती हैं, वो कैसे गाइड करेगा। तो आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट, स्पेशली अपने टॉप ऑर्डर की, जब हमें हमेशा इशू हुआ है, उसको आपने बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, कुछ और मुल्कों ने किया हुआ है, जो टेस्ट मैच के प्लेयर हैं उनकी फी उन्होंने बढ़ा दी है टू अट्रैक्ट देम टू टेस्ट मैच क्रिकेट, और ताकि वो T20 ना खेलें। तो इस तरह का कुछ लाया अमल इनको भी बनाना पड़ेगा, जो बहुत ज़रूरी है। समी असलम की आपने बात की, तो मैं तो जितने भी पाकिस्तान के बच्चे हैं इन सब से कहना चाहता हूँ कि गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको नहीं जाना चाहिए था। पाकिस्तान में माहौल चेंज होते, ओवरऑल बिल्कुल देर नहीं लगती। लड़के इन फॉर्म होते हैं, लड़के आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। मैंने इसी तरह आमिर के बारे में भी यही कुछ कहा कि अभी टैलेंट था, अभी सब कुछ था। अपने लिए दरवाजे खुद बंद मत करो। सेलेक्टर्स ऑब्वियसली चाहेंगे और कोच भी चाहेगा, कप्तान भी चाहेगा कि जो बेस्ट अवेलेबल टीम है वो खेले। लेकिन आपके लिए एक प्लेटफॉर्म जो डोमेस्टिक क्रिकेट मौजूद है, उसको छोड़ के भागना नहीं चाहिए, वहां पे रहना चाहिए। आप लड़ते रहो। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने फवाद आलम की है। उसने कितना हार्ड वर्क किया और ही इज बैक। सो इसी तरह समी को भी जाना नहीं चाहिए था। अकरम भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लड़कों को गिव अप नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं जिनको अगर हम सामने रखें तो दिल बर्दाश्ता तो लोग हो जाते हैं। आप कराची की अगर ताबिश खान की बात कर लें, 598 फर्स्ट क्लास विकेटें, आज तक उनको कभी कौमी स्क्वाड में ही शामिल नहीं किया गया, मैच देना तो दूर की बात। नोमान अली देखें, मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। काशिफ भट्टी देखें कि टूर्स करते रहे टीम के साथ, लेकिन उनको नहीं टेस्ट कैप दी गई, और जो गौहर है उसको बुला के जफर गौहर को टेस्ट कैप दे दी गई। तो इस तरह की ज्यादतियां होंगी तो फिर तो लड़के मजबूरन इस तरह के रास्ते इख्तियार करेंगे। आपको अपडेट देता चलूं कि आज कराची में नेशनल स्टेडियम के बाहर ताबिश खान के हक में मुजाहरा भी हो गया है कि 598 विकेटें, और उसके बाद भी उसको मौका नहीं दिया जा रहा। तो अब तो ये खिलाड़ियों के बाद अवाम तक ये मायूसियां फैल रही हैं। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन नहीं है। देखो, ओवरऑल इनको ये एक इश्यू जो है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो यह है कि कोई भी लड़का जब आप सेलेक्ट करते हो एज सेलेक्टर्स या एज अ हेड कोच,
तो उसको सिलेक्ट उस वक्त करो जब आप 100% श्योर हो कि ही इज फुली कुक्ड, ये अब तैयार है, इसने जाके खेलना है पाकिस्तान के लिए। उसको सिर्फ टूर करवाने के लिए आप साथ मत लेके जाओ, और जब वो वहां पे ले गए हो, इन फॉर्म है, तो उसको फिर खिलाओ भी। जैसे आपने काशिफ भट्टी की बात की, तो इस तरह एक बहुत बड़ी लिस्ट है, पास्ट में भी ये हुआ। ये चीजें हमने इससे आगे निकलना, और जब आप किसी को चांस दो तो फिर मेक श्योर करो कि उसको एक प्रॉपर पूरा चांस मिले। एटलीस्ट टेस्ट मैच है तो उसमें एटलीस्ट 6 इनिंग्स उसको मिले, T20 है तो एटलीस्ट उसको 4 से 5 इनिंग्स मिले, बल्कि इससे ज्यादा मिले। आप किसी को सिलेक्ट उस वक्त करो जब आप 100% श्योर हो कि ही इज रेडी फॉर इट, और जब आपने किसी को सिलेक्ट कर लिया तो फिर उसको पूरी तरह सपोर्ट करो कि वो एक पाकिस्तानी है, वो हमारा बच्चा है, उसका फ्यूचर आपने बनाना है और ना कि बिगाड़ना है। तो टूर करा के किसी को बाहर कर देना, इसके मैं टोटल खिलाफ हूँ। ताबिश की बात की, हम उसको सलूट करते हैं, वो अभी तक खेल रहा है, लड़ रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट ने देखनी है, एज भी देखनी है, फिटनेस भी देखनी है। अब मैंने ताबिश को काफ़ी दिनों से नहीं देखा हुआ, बट मेरे साथ ए टीम का टूर किया। वो मेहनती बच्चा है, हमेशा उसने हार्ड वर्क किया और उसने नहीं छोड़ा, वो लड़ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, तो अल्लाह इसको जजा देगा। चलें, थैंक यू अकरम भाई, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे अकरम भाई से मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। क्राइस्टचर्च की परफॉर्मेंस पर हमने बात भी कर ली और आपको बता भी दिया कि पाकिस्तान टीम वहाँ पे जो है वो 297 रन बना गई है, जो इतना बुरा आगाज़ नहीं है, क्योंकि ये विकेट जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तेज़ खेलेगी। जब विकेट तेज़ खेलेगी तो पाकिस्तानी पेसर्स को भी मौका मिलेगा, मदद मिलेगी। अब हमारी उम्मीदें जो हैं वो स्लिप पे खड़े फील्डर से हैं। अगर उन्होंने कैच गिराए ना, थामे, तो फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान इस मैच की तो विनिंग पोजीशन में आ सकता है और मैच में अच्छा खेले तो जीत कर कम अज़ कम टेस्ट सीरीज का इख्तिताम लेवल पर कर सकता है। मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, आने वाले एडिशन की बात कर लेते हैं। अकरम भाई, PSL का अगला एडिशन सिर्फ 1-1.5 मंथ की बात है, तैयारी है आप लोग की इस बार? सारे ही मेरा ख्याल है सारी फ्रेंचाइजें स्लोली बिल्डअप कर रही हैं। कुछ चीज़ें स्लो थी, इस दफ़ा कोविड की वजह से भी कुछ मामलात थे, लेकिन मेरा ख्याल है अब सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो अब तैयारी शुरू है। जैसे आपने टाइम फ्रेम बताया कि महीना 1.5 है, तो ये लॉन्ग इनफ है, इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। 1 से 1.5 हफ्ते के बाद आप लोग की बाकायदा ड्राफ्टिंग भी होगी। जो प्लेयर्स डोमेस्टिक थे यानी कि मुल्की थे, उनकी तो लिस्टें आ गई, अब गैर मुल्कियों की भी आ जाएंगी। तो आपके तमाम गैर मुल्की कोविड के सर्कमस्टांसिस, क्योंकि पूरी दुनिया को उसने फ्रीज करके रखा हुआ है, तो वो अवेलेबल हैं आने के लिए अगले एडिशन में, या कुछ के साथ अभी बातचीत जारी है, उनको आप लोग कन्विंस कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ कन्विंसिंग का इशू नहीं है, फ्लाइट्स का भी बड़ा मामला है। बहुत सारे ममालिक ने अपने बॉर्डर्स जो हैं वो सील कर रखे हैं। जी शुएब, इसमें अभी तक हमें जो लिस्टें हैं वो नहीं मिली। PCB की तरफ से आती हैं, PSL जो डिपार्टमेंट है प्लेयर्स की जो लुक आफ्टर करता है, तो आज या कल हमें लिस्टें मिलेंगी। बहुत से प्लेयर्स ने कमिट किया है कि हम आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन यह है कि मैं 100% आपको ये नहीं बता सकूंगा कि कौन कौन और किस किस ने आना है। जब तक हमारे पास लिस्टें और उनकी अवेलेबिलिटी की वो पूरी शीट नहीं आ जाती, तो मैं इस पे वो उस तरह खुल के आपको बता नहीं पाऊंगा। अगर भाई ये खबर मैं आपको दे देता हूँ, वैसे तो आपसे मुझे खबर लेनी चाहिए, लेकिन चले मैं दे देता हूँ। इतलात मेरे पास ये है कि हसन अली अगले एडिशन में ज़ल्मी के नुमाइंदगी नहीं करेंगे। क्या आपको पता है इस बारे में? हसन अली से मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, तो कुछ ऐसा तो हसन ने मुझे नहीं बताया, ना ही उसने मेंशन किया है। बल्कि ये आपकी जो ट्वीट है ये किसी ने मुझे फॉरवर्ड की, तो मुझे इसका कोई ऐसा इल्म नहीं है। जब तक वो मेरे से बात नहीं करते, मुझे बताते नहीं। लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसमें लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं, और इन बच्चों को पूरा इख्तियार होता है कि वो रूल्स के अंदर रहते हुए अपना कोई भी डिसीजन कर सकते हैं। लेकिन एज आई सेड कि मैं हमेशा उस वक्त तक सेटिस्फाई रहता हूँ जब तक हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, हमारी तरफ से कोई नाराज़गी का वो ना हो एलिमेंट। तो आना जाना ये तो एक सिलसिला है जो लगा रहता है। हसन हमारे साथ 5 साल से हैं, और इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब वो इंजर्ड भी रहे तो तब भी ज़ल्मी ने उनको रिटेन किया, और आइंदा भी
हमारे एंड से कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उनको रिलीज करेंगे या हमारी कोई ख्वाहिश हो कि उनको जाने दें। हम चाहते हैं कि हमारी जो कोर है, हमारे जो ये अब सीनियर हो गए हैं, जब आए थे तो उस वक्त बच्चे थे, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि वो हमारे साथ ही रहे और इस ज़ल्मी फैमिली का हिस्सा रहे। अच्छा अकरम भाई, यकीनी तौर पे आप लोग की फ़ैन फॉलोइंग, एक दो ही फ्रेंचाइज हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग हर जगह है। आप कराची खेलते हैं तो भी आपके फैंस होते हैं, आप यूएई में खेलते हैं वहाँ भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, लाहौर खेले जहाँ भी खेलें। तो इस मरतबा पेशावर में मैचेस होने थे, लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि शायद पेशावर में मैचेस नहीं होंगे। तो कितनी मायूसी आपके फ़ैन क्लब में होगी? वो चाहते थे कि पेशावर ज़ल्मी अपने होम ग्राउंड पे खेले, लेकिन ऐसे इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। शुएब, मैं क्योंकि पेशावर में और केपीके में बहुत ट्रैवल करता हूँ, यस, लोगों की बहुत ख्वाहिश है कि क्रिकेट वहाँ वापस आए, और इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि क्रिकेट वापस आएगी, लेकिन ऑब्वियसली कोविड की वजह से हालात ऐसे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त तो हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि क्रिकेट हो रही है, वो जहाँ पे भी हो रही है। और जो पेशावर के लोग या केपीके के लोग हैं, मुझे ये पता है कि ये क्रिकेट अगर दुबई में भी हो रही थी तो ये वहाँ पे भी पहुँच रहे थे। तो कराची, लाहौर इनके लिए कोई दूर नहीं है, ये फ़ैन है, डाई हार्ड फ़ैन है, ये कहीं पर भी पहुँचेंगे। चले जी, तो पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा ट्रॉफी जो है वो आपकी टीम ही जीतेगी। हर फ्रेंचाइज की ज़ाहिर है उम्मीदें तो होती हैं, अज़म भी होता है। तो इस बार यकीन है आप लोग को कि आपका स्क्वाड इतना स्ट्रॉन्ग होगा? ज़ाहिर आपने रिटेन भी करने हैं, कुछ नए भी लेने हैं, कि आपकी टीम इस बार चैंपियन बन जाएगी? देखो शुएब, टूर्नामेंट में जाने से पहले हर टीम की ख्वाहिश होती है, और ड्राफ्ट में भी हर टीम की ख्वाहिश होती है कि वो बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड उठाएं। अब ये उस वक्त होता है, मैं आपको वो जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो उस पर कह रहा हूँ कि उस वक्त मेरे कितने इनफॉर्म प्लेयर हैं, मेरे कितने प्लेयर्स जो ओवरसीज है वो टाइम पे आ रहे हैं, टीम का कॉम्बिनेशन जेलिंग उस वक्त कैसी होती है। तो ये बड़ा एक अहम पीरियड होता है जिसमें से हमें गुजरना होता है। तो जीत वहीं पे टोन सेट होती है, टूर्नामेंट जब शुरू होता है उससे पहले यस, हर टीम की कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो जीते, और वो ड्राफ्ट में बेस्ट पॉसिबल टीम भी पिक करते हैं। लेकिन वो टूर्नामेंट में कौन किस वक्त और आपके कितने प्लेयर उस वक्त क्लिक कर रहे हैं, इन फॉर्म है, बॉलिंग आपकी कैसी कॉम्बिनेशन बना है, तो ये सारी चीज़ें इसका एक हिस्सा होती है। चलें अकरम भाई, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन भी अच्छी होगी और आपकी ज़ेरे कमान ज़ल्मी एक मरतबा फिर अच्छी एंटरटेनिंग क्रिकेट पाकिस्तान को दिखाएगी और आपको चैंपियन भी बनवाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद पढ़ते हैं। और अब बात करते हैं लाहौर के निश्तर पार्क में बनने वाले स्क्वाश कॉम्प्लेक्स की, जो 27 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना हो सका, जिसकी लागत भी 29 मिलियन से बढ़कर 375 मिलियन तक पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जब रिपोर्ट से वापस आएंगे तो स्क्वाश किंग जहांगीर खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि ये रिपोर्ट बनाने वाले कादिर ख्वाजा भी हमें ज्वाइन कर चुके होंगे। ये कोई भूत बंगला नहीं, बल्कि निश्तर पार्क में स्क्वाश कॉम्प्लेक्स की इमारत है जो 2 दहाइयों से ज़ेरे तामीर है। इंटरनेशनल स्क्वाश कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद 1993 में रखा गया था, मगर दहाइयां गुजर जाने के बावजूद इमारत खंडरात का मंजर पेश कर रही है। 2017 में मंसूबे का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी टेस्ट किया गया। 29 मिलियन रुपए से शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की लागत 375 मिलियन रुपए तक पहुंच चुकी है। मौजूदा डीजी स्पोर्ट्स पंजाब ने भी मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का दावा किया है। आई अश्योर यू कि इस साल फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आप इसमें काफी पेशरफ्त देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में 6 प्रैक्टिस कोर्ट्स और 2 इंटरनेशनल मेयार के 3 ग्लास कोर्ट बनाए जाने थे। पाकिस्तान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स का ज़ेरे तामीर मंसूबा क्यों इल्तवा का शिकार रहा, इस सवाल की खाली जगह को पुर करने के लिए ताहाल कोई जवाब ना मिल सका। कैमरामैन मुनव्वर इस्लाम के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। यकीनी तौर पे दिल खून के आंसू रो रहा होगा, आपका भी, कादिर ख्वाजा का भी, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, और स्क्वाश किंग जहांगीर खान का भी। और क्यों ना रोए कि 27 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है और यहाँ पर हम एक कॉम्प्लेक्स को तामीर ही नहीं कर सके। जब हमारे कॉम्प्लेक्सेस तामीर नहीं होंगे तो हमारे पास वर्ल्ड चैंपियंस कैसे आएंगे? ये सवाल लेके हमने जहांगीर खान की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले कादिर ख्वाजा से जरा क्विक एक रैपअप ले लेंगे। कादिर, बताइएगा कि ये क्या स्टोरी, आपने ऑलमोस्ट तो सुना दी, लेकिन वजह क्या है कि क्यों नहीं ये बन पा रहा? कहाँ से लागत भी बढ़ गई, 27 साल भी गुजर गए, ढांचा वहीं का वहीं खड़ा है?
बहुत शुक्रिया शुएब। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जो अहदेदारान हैं जो कि फंड्स पर जो कि इनके जो कम्प्लेक्स है इसके फंड के नाम पर अपनी जेबें भरते हैं और गर्म करते हैं, ये सवालिया निशान है हुकूमती अहदेदारों के लिए भी कि काफ़ी अरसा गुजर गया, 27 साल गुजर गए हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, लेकिन ये अभी तक उसी तरह हर साल दीवार खड़ी की जाती है, उसके नाम पर पैसे लिए जाते हैं। 2012 में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से ये ट्रांसफर हुआ था पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को ये प्रोजेक्ट, और 2012 से 2020 और 21 स्टार्ट हो गया, तकरीबन 8 साल गुजर गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो नहीं किया 18 सालों में, 8 साल में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी कोई इसमें ठीक है कादिर, हम जो है स्क्वाश किंग जहांगीर खान को वेलकम भी करेंगे शो में। जहांगीर भाई, जिस तरह कादिर बता रहे हैं कि पहले फेडरल गवर्नमेंट, फिर अब सूबाई हुकूमत, किसी को भी इस प्रोजेक्ट से प्यार नहीं है, सिर्फ ये कमाई का धंधा बना रखा है कि दीवार दोबारा तामीर करो, पैसे बटोरो, अगले साल फिर उसी दीवार को गिरा के दोबारा बनाओ। आप स्क्वाश किंग हैं, आपका तो खून दिल के आंसू रो रहा होगा ये सारी स्टोरी देख के, और ये 27 साल से जो तमाशा लगा हुआ है इसको देखकर। बिल्कुल शुएब, इस पे बड़ा अफसोस होता है, और ये मैं कहता हूँ कि जिस गेम ने पाकिस्तान का इतना नाम रोशन करके दिए, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं जब आप 30 साल ब्रिटिश ओपन चैंपियन रहे हों और 20 साल वर्ल्ड चैंपियन रहे हों, और उस गेम के साथ जब इस तरह का रवैया हो, तो ऑफकोर्स जो उससे खेलने वाले या उससे जो ताल्लुक रखने वाले पहले ही हमारे पास इसकी फैसिलिटीज नहीं है, वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब जैसी जगह पे जो एक बहुत बड़ा सूबा भी है और स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज बनी हुई हैं, मगर आज तक मैं ये समझता हूँ कि स्क्वाश के हवाले से कोई ऐसी बेहतरीन फैसिलिटीज नहीं बनी जहाँ बननी चाहिए। और स्पेशली लाहौर जैसी जगह पे जहाँ पे आई एम श्योर सो मेनी टैलेंटेड देयर, मतलब कि इतने बच्चे आ सकते हैं और इतने बच्चों को आप ट्रेन कर सकते हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे याद है जब मैं 93 में रिटायर हो रहा था, इसकी संग बुनियाद रखी गई थी, और मुझे खुशी थी उस वक्त कि एक अच्छी चीज बन रही है, एक आने वाले वक्त में यहाँ पे बच्चे तैयार होंगे। मगर अफसोस है आज भी ये मैं देखता हूँ कि 27 साल हो गए, इसका कोई हल ही नहीं निकल सका। और अब तो जाहिर बात है उसका स्ट्रक्चर में वो जान ही नहीं रही होगी कि अगर आप उसको दोबारा भी बनाने जाएं या वहीं से रिव्यू करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप उसको उस लेवल पे बना सकते हैं। और ये चीजें उन उहदेदारों को देखना चाहिए कि जब आपको जिम्मेदारी एक दी हुई किसी चीज की, भाई अगर आप खुद नहीं कर सकते, आप प्राइवेट सेक्टर को दें, किसी को दें, करवाएं। और ये फैसिलिटीज जाया नहीं होनी चाहिए। आप जिस तरह आप देख रहे हैं कि वहाँ खंडरात की तरफ पड़ा हुआ है बूथ बंगला जैसे लोग कह रहे हैं इस चीज का, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन फॉर सो मेनी ईयर और उस गेम के साथ इस तरह रवैया पेश करते हैं ये लोग। तो ये अहदेदारों को, पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट से निकला है तो पंजाब गवर्नमेंट के आता है, तो ये क्या सारी उम्र इस तरह ही चलता रहेगा सारी चीज का। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पैसे ही हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है पहली शुरू से स्पोर्ट्स के लिए, स्क्वाश के लिए, और जितनी इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए वो कभी जिंदगी में मिली ही नहीं है। तो आप जब आप कहते हैं कि या प्लेयर क्यों नहीं आते हैं या वर्ल्ड चैंपियन दोबारा क्यों नहीं आते हैं, तो ये जब प्लेटफॉर्म इस तरह के ना हो तो आपके पास कोई भी आने वाले वक्त में चैंपियन या इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर कोई आएगा। जहांगीर भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप खुद वर्ल्ड चैंपियन हैं, कि क्या वजह है हम वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। कादिर ख्वाजा ने रिपोर्ट बना के ये जो है सच जो है वो सबको दिखा दिया, कड़वा सच। लेकिन सिर्फ अफसोस से तो बात नहीं बनेगी जहांगीर भाई, आप खुद वर्ल्ड चैंपियन, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वो खुद वर्ल्ड चैंपियन इमरान खान, तो क्या आप इमरान खान का नाम लेके उनसे अपील करेंगे कि खान साहब आप समझ सकते हैं इस दर्द को, इसको जो है ना तवज्जो दें। बिल्कुल, मैं इमरान भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जाहिर बात है बीइंग अ स्पोर्ट्समैन इसको सोचना चाहिए कि ये चीजें क्यों हो रही है इस तरह की। और ये 27 साल को छोटा पीरियड नहीं होता, ये 27 दिन की बात नहीं है। इस 27 ईयर्स आपने जैसा खुद कहा कि एक बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है। तो ये चीजें आपको खुद सोचना चाहिए कि इस चीजों को गफलत करने वाले कौन लोग हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी पे लाना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है इस चीज की। और अब जो चीज बन भी गई है वो तो तकरीबन आपकी जाया हो चुकी है। अब आप उसको अगर दोबारा भी बनाने जाएं तो आई डोंट थिंक तो कि आप उस सेम स्ट्रक्चर में वो चीज दोबारा बना सकते हैं। तो ये चीजें तो देखें हमारे पास, ये तो आपने एक छोटी जगह देखी है, ऐसी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, जो इसी मकसद के लिए पड़ी हुई है, मगर ये नहीं कि खुद भी नहीं करेंगे ना किसी और को करने देते हैं। तो जब आप ये इस तरह के प्रोग्राम लेके चलते हैं तो यही वजह है कि आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में आपके पास कोई भी इंटरनेशनल लेवल का
स्पोर्ट्समैन नहीं आ सकता जब आप उसकी कोई फैसिलिटीज नहीं देते हैं। ग्राउंड अगर आपके पास ना हो, आपके पास पार्क्स ना हो, तो बच्चे कहाँ खेल सकते हैं। तो ये चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है और ये दिन ब दिन आपको मोटिवेट करती है। देखें, आप अगर ये कॉम्प्लेक्स उस वक्त बना होता तो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से 10 और कॉम्प्लेक्स बन गए होते। आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां आप 93 में खड़े हुए हैं। बिल्कुल जहांगीर भाई, आप सही कह रहे थे। कादिर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह जहांगीर भाई ने भी कहा कि ना सिर्फ ये दोबारा तामीर होने चाहिए या मुकम्मल होना चाहिए, बल्कि ये 27 साल जिन लोगों ने इसको लूटा है उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपने रिपोर्ट बनाई है तो हलचल तो मच गई होगी, तो जरा नजर रखिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा सच के जरिए उन तमाम चेहरों को बेनकाब करें जिन्होंने 27 साल इस कॉम्प्लेक्स के नाम पे मुल्क को लूटा है, हमारे टैलेंट का कत्ल किया है कि वो 27 साल तरसता रहा कि स्क्वाश कॉम्प्लेक्स बने और वो जाके वहां ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान के लिए टाइटल्स जीत सके। तो इस पे हुकाम से कोई आपके राब्ते में है? देखिए, मुझे शुएब गुज़श्ता रोज़ काफ़ी फ़ोन आए हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से भी, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से भी, और लोगों ने बस यही जो है वो जिस तरह लॉलीपॉप बाहर लोगों को दिया जाता है उसी तरह मुझे देने की कोशिश की कि स्टेबिलिटी टेस्ट जो करवाया गया है इमारत का वो क्लियर करार दिया गया है। 27 साल का मतलब है कि 4380 दिन गुजर गए हैं। स्टेबिलिटी टेस्ट कैसे क्लियर आ सकता है? वो रिपोर्ट मंजरे आम पर आनी चाहिए। जो स्टेबिलिटी टेस्ट इन्होंने करवाया वो क्लियर आया तो वो उस पर सवालिया निशान है कि इतनी देर जो 27 साल गुजर गए हैं इमारत कैसे खड़ी हुई है, और उसका स्टेबिलिटी टेस्ट इसी के ऊपर इमारत तैयार करने की तैयारियां की गई हैं। इसको डिमोलिश किया जाए, इसको डिमोलिश करके दोबारा से कंस्ट्रक्शन इसकी दोबारा से की जाए तो फिर समझ में आती है कि पाकिस्तान जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है वो मेहनत कर रहा है स्क्वाश कॉम्प्लेक्स के लिए। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद ओलक ने अपने मुंह से हमें बताया कि 300 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 29 मिलियन से शुरू हुआ 300 मिलियन पे चला गया। तो कैसे ये है, इसकी अकाउंटेबिलिटी नैब जो है वो काफी मुतहरिक है। किसके खिलाफ करनी चाहिए? अब 1993 से 2021 आ गया, तमाम को जो है वो शामिल तफ्तीश करना चाहिए और इस पे हमने कड़ी नजर रखी हुई है, जिस पर हमें काफी लोगों ने फोन करके भी, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के लोगों ने भी कहा कि आप जो है वो स्टेबिलिटी टेस्ट की रिपोर्ट चलाएं जो कि क्लियर आ चुकी है। एक कॉमन सेंस की बात है कि 27 साल की इमारत जो है उसको जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसको डिमोलिश करके दोबारा खड़े करते हैं। 27 साल यहाँ पर गुजर गए, अंधेरी आई, उसके बाद बारिशें हुई, तूफान आई, लेकिन आज तक जो है वो इस इमारत को उन्होंने कहा है कि अपने मुकाम पर। बिल्कुल कादिर, आप सही कह रहे हैं कि 27 साल बीत गए और ये इमारत भी नहीं बनी थी, एक ढांचा था, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि कमाई का धंधा जारी रहे, उसको दिखा के पैसे बटोरते रहे। अनिल भाई, जहांगीर भाई आपकी तरफ आऊंगा, और समा का ये प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन, हम हर उस स्पोर्ट्स फील्ड के लिए काम करते हैं जिसपे कोई तवज्जो नहीं देता। आपने अभी कहा कि सिर्फ ये लाहौर का एक कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे इसी तरीके से कमाई का धंधा किया जा रहा है। तो हम आपको ऑफर करते हैं, आप निशानदही करें, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और आवाम के सामने वो सच लाएंगे। जब सच आवाम के सामने आएगा तो यकीनी तौर पे जिम्मेदारों को जो है वो कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा और हुकूमत भी सोचेगी कि वाकई अगर हमने आगे बढ़ना है, कामयाबियां समेटनी है, तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको मुकम्मल इमारतों की सूरत में तब्दील करना होगा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, मैं समा टीवी का और समय के जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और खासतौर पर सारे मीडियाज का, बिकॉज के उनकी मीडिया की सपोर्ट की वजह से सारी चीज़ें ज़ाहिर नज़र आती हैं और उन लोगों को पता चलता है इस चीज़ का। और आजकल जैसे मीडिया का दौर है तो ये कोई चीज़ छुपती नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस है हर चीज़ को मंजर आम पे लाने के लिए और बेहतर तरीके से चलाने के लिए। ये हमेशा होते रहना चाहिए, और इस तरह की सिर्फ स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं, और भी चीज़ों में बहुत से हमारे गफलतें होती हैं जिस पे आपको राइट डायरेक्शन पे लाना चाहिए। और मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ पर, और इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी चीज़ नजर आएगी तो मैं बिल्कुल आप लोगों को इसका नोटिस में दिलवाऊंगा। अच्छा, लास्ट में आई रियली वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन और ऑल द मैनेजमेंट कि उन्होंने इस चीज़ का सपोर्ट किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको जो आज हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जो आज हम कह रहे हैं इस पे अमल हो और इस पे इसको राइट डायरेक्शन पे लेके जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे और ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि इसका भी इजहार कर रहे थे और अज़म का भी इजहार कर रहे थे। कादिर ख्वाजा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसा जो है वो चीज़ सबके सामने लाई जो आंखों में धूल जो है वो झोंकी जा रही थी, जिसके जरिए और पैसे कमाए जा रहे थे, लेकिन अब सच जो है वो कौम के सामने आ चुका है। उम्मीद है आज के प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा। आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट में दीगर खेलों पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।